हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा है। एफआईआईएस की फला दिनों बाद फाइनली खरीदारी का आंकड़ा, उसे अपफ्रंट एड्रेस कर देता हूं। हाँ, कल एफआईआईएस ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी करी। पर थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में रखिएगा। कल था एमएससीआई रीबैलेंसिंग के एडजस्टमेंट का दिन और एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कह रहा था 2 बिलियन प्लस इनफ्लोज आने थे। 2 बिलियन प्लस इनफ्लोज सिर्फ एमएससीआई रीबैलेंसिंग के, यानी कि 16,000 करोड़ रुपए के आसपास इनफ्लोज वैसे ही आने थे। तो उस लिहाज से तो आंकड़ा फीका है, ये ध्यान रखिएगा। खैर, पर हाँ, आया और अब अगर बार देखने को मिलेंगे तो चमकता हुआ एक 10,000 करोड़ रुपए का बार खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। मंगलवार की सुबह है, हफ्ते का डे 2 है, एक ऑस्पिशियस दिन है और साथ साथ आजकल बना हुआ है बाजार का मूड माहौल भी बढ़िया सा। पिछले हफ्ते की समाप्ति बढ़िया पॉजिटिव नोट पे हुई थी और कल जो इस हफ्ते की शुरुआत हुई है वो आपकी स्क्रीन्स पर बढ़िया जबरदस्त बढ़िया गैप के साथ खुले, कहते हैं ना अंग्रेजी में हॉर्माज, रोबस्ट नोट पे कल भारतीय बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी। इनफैक्ट आधे दिन वो मजबूती बढ़िया इंटैक्ट रही। भाई एक समय 444 अंक 24,351 तक के सबसे उच्चतम स्तर हमने कल छुए। पर हां, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मामला लड़खड़ाया। मुनाफा वसूली का थोड़ा बहुत दबाव हावी होता हुआ नजर आया। तो वो जो 24,400 24,500 का बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है वो शायद भारी पड़ गया हमारे मार्केट्स के लिए। सारी सेक्टोरल पॉकेट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में बंद हुई और उसमें कुछ सिलेक्टिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली निफ्टी बैंक खुलते ही बढ़िया दमखम के साथ खड़ा रहा और इनफैक्ट पूरे सेशन में वो मजबूती इंटैक्ट रही। आईटी लड़खड़ाया पर इवेंचुअली सारी तेजी रिकवर कर गई। हां, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट ऑटो थी, वहां पे कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला, वो जरूर ठंडा पड़ा। तो मोटा मोटी एक रेंज हाथ में शायद आ गई अपन लोग के 23,800 से 23,900 नीचे की तरफ और ऊपर अब वो रेजिस्टेंस जोन बन गया 24,400 24,500 का। सही है, बढ़िया है, मूड बढ़िया है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, टेक्सचर शायद वही है, पर शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉलो थ्रू चाहिए होगा हमें उस क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन को पार कर पाने में के लिए। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूं। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। अपन तो कल की क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द ही आज अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं कैसे नेविगेट करता है फिर दिन के दौरान। वैसे आज दो चीजें इंपॉर्टेंट खास नजर रहेगी। एक तो महाराष्ट्राचा राजा कौन, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। एक्सपेक्टेड था कल आ जाता, हुआ ऐसा कुछ नहीं। और अब तो ऐसा है कि कोई ट्राइड एंड टेस्टेड नाम ही सामने आएगा या कुछ सरप्राइज स्प्रिंग अप कर दिया जाए, हु नोज। बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज रात में यूएस फेड के जो पिछली बैठक हुई थी एफओएमसी मीट, उसका ब्यौरा, उसके मिनट सामने आएंगे। यूएस फेड ऑफिशियल्स की ऑफलेट कमेंट्री तो बड़ा कंफ्यूज कर रही है दिसंबर को लेकर। तो ऐसे में फेड के मिनट्स क्या कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्गर पिक्चर प्रेजेंट करते हैं नहीं करते दिसंबर के लिए, वो सब टटोलना चाहेंगे उस मिनट्स में। खैर वो अपन को जरूरत नहीं, हॉर्माज सुबह डिकोड कर देंगे अपने लिए, बगल में बैठे हुए। ग्लोबल मूड बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, ग्लोबल मूड माहौल। हॉर्माज से जानेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन हमें अप्रोच करना है, और हर्षदा बताएंगी बढ़िया तरीके से सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए जरा मूड मॉल कैप्चर कर लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ। एशियन पीयर्स दिखाइएगा स्क्रीन पे। ऐसे ही थोड़ा सा ठंडा कामकाज पूरे एशिया में हो रहा है। यूएस का हैंडओवर ठीक है। कल असल में जब हम क्लोज कर रहे थे ना, उस समय यूएस के फ्यूचर्स आधे % से 2/3% मजबूत थे, तो उस लिहाज से तो फीका सेशन था। और हो क्या रहा है, पिछले हफ्ते का ट्रेड का हाईलाइट था वो नैस्डैक ठंडा पड़ना, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स डाउ आउट परफॉर्म करना। बिल्कुल सिमिलर प्ले आउट कल मंडे के दिन भी वहां पे देखने को मिला।
और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के दबाव में है। हॉर्मास के पास ना उससे पहले एक और तब और अब की सेकंड प्लेट भी रखी, ये तब और अब की पहली प्लेट। कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां खड़े, थोड़ा बहुत दबाव पचाना है कुछ कुछ बेंचमार्क्स में। डाउ तो जहां छोड़ा था वैसे ही मिला है क्योंकि बढ़िया तेजी बनी। पर ये इंटरेस्टिंग है, आपकी स्क्रीन पे डॉलर इंडेक्स वापस इंच अप कर रहा है। कल सुबह अपन कह रहे थे कूल ऑफ हो रहा है, नहीं, 107 के ऊपर टना हुआ है। टेक्निकली 107 के ऊपर थोड़ा सा चिंता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब कमोडिटी राउंड अप करा था तो बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। 107 के ऊपर गया तो टिका तो 111 तक के जोन खुल सकते हैं, ये डरावनी बात है। पर बाकी देखिए, कच्चा तेल, सोना किस तरह से ठंडा पड़ा है ओवरनाइट, और अटकलें इजराइल हिजबुल्ला के सीज फायर की, वो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी, उसके बाद कच्चे तेल में, सोने में बिल्कुल नरमी पड़ गई, ठंडा पड़ गया। तो वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, डेवलपमेंट्स हैं क्या? क्योंकि एसेट क्लासेस, पैसा सब बोलता है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो इस तरह से मामला ठंडा पड़ा है। हॉर्मास बताएंगे। ट्रंप साहब ने अभी ऑफिशियली कमान संभाली नहीं है और ट्विटर पे एक्टिव हुए नहीं है, लेकिन उनका खुद का कुछ है। क्या है वो उनका? ट्रूथ सोशल। उसमें सुबह से ट्वीट पे ले जा रहे हैं। तो बताएंगे हॉर्मास, इंटरेस्टिंग सारे अपडेट्स। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, कैसा, क्या अपडेट्स हैं और कैसा हैंडओवर है? गुड मॉर्निंग आशीष। और ट्रंप साहब ने तो हमें तो सुबह सुबह काम पर लगा ही दिया है। और जो उनकी ट्रूथ सोशल पे जो उनका हाल ही में पोस्ट आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब वो एक अतिरिक्त 10% जो है टैरिफ लगाएंगे चाइना से आने वाले गुड्स पर, और 25% टैरिफ्स लगाएंगे मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर। वो क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये टैक्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो माइग्रेंट्स है और जो इलीगल ड्रग्स जो अमेरिका में आ रहे हैं, उस वजह से ये टैरिफ लगानी ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने चीन से कई बार इस बारे में बात की थी कि फेंटेनिल नाम का एक ड्रग है जो एक बहुत ही पोटेंट ड्रग है, मैं पढ़ रहा था अभी उसके बारे में, जो कि मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा और हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा पोटेंट है। तो ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने चीन से इस बारे में बात की थी कि जो भी इस ड्रग पेडलर्स इस चीज़ को स्मगल करते हुए पकड़े जाए, उनके खिलाफ डेथ पेनल्टी दी जाएगी, मगर चीन ने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो जब तक वो अमल में नहीं लाते ये प्रावधान, तब तक मैं एक अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाऊंगा चीन के आने वाले सभी गुड्स पर। ये ट्रंप ने अभी पोस्ट किया है। और 25% टैरिफ लगाएंगे मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सारे गुड्स पर। तो ये माइग्रेंट्स और ड्रग्स को लेकर ट्रंप ने अभी ट्वीट करी। कल का यूएस का सेशन अच्छा था, आप कहेंगे फीका था, मगर देखा जाए तो हरे निशान में ही बंद हुए। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, डाउ जोन्स ने कल रिकॉर्ड हाई बनाया, S&P 500 ने कल 6020 का हाई बनाया, और रसल 2000 ने कल एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया। तो स्मॉल कैप्स, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स अच्छा करे। नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि मिक्स बिग टेक जो है वो अभी तक थोड़ा सा मिला जुला कारोबार रहा उनका। टेस्ला और एनवीडिया के शेयरों में कल गिरावट थी और अमेजॉन के शेयरों में कल बढ़त देखने मिली, तो उस वजह से थोड़ा सा नैस्डैक का अंडर परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 10 ईयर यील्ड है उसमें एक बहुत भारी गिरावट देखने मिली है। 15 नवंबर को जो हाई बनाया था 4.5% का, उससे अब गिरकर 4.27 पर आ गए हैं हम, जो 10 साल की यील्ड है, तो वो एक है। और डॉलर जिसके बारे में आप कह रहे थे 107 पर आकर टिका है, मगर अभी भी जो शुक्रवार का हाई था 108 का, उससे अभी भी वो थोड़ा सा नीचे है। तो अब जो बाजार अमेरिका के जो बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से S&P 500 के टारगेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि साल आते आते 6200 तक तो पहुंच ही जाएंगे, और 2025 के अंत तक RBC कैपिटल और बार्कलेज दोनों के 6600 के लक्ष्य है S&P 500 पर। लेकिन RBC कैपिटल का ये कहना है कि 6600 पर जाने से पहले हम थोड़ा सा करेक्ट होंगे, 5 से 10% की गिरावट आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और पोजीशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग्स की तरफ जा चुकी है। तो हम थोड़े से एक ख़राब न्यूज़ को पचाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से एक करेक्शन एक हावी है, एक ड्यू है एक करेक्शन 5 से 10% का। और अब S&P 500 लगभग 25% ऊपर है इस साल के लिए, तो 22 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के मल्टीपल पर अब वो ट्रेड कर रहा है, जबकि 10 सालाना जो उनकी एवरेज है वो 18 टाइम की है। तो वो 10 साल के एवरेज से अभी थोड़ा ऊपर है। जो बड़ी खबर कल आई वो इजराइल और हिजबुल्ला की थी। जैसे आपने कहा कि अब खबरें ये आ रही है कि सीज फायर होगा आने वाले कुछ दिनों में, मगर जब बातचीत चल रही है उस वक्त भी हमले तो चल ही रहे एक दूसरे की तरफ से। आर्टिलरी अभी कुछ हुआ नहीं है, नहीं हुआ नहीं है, बातचीत तरफ बढ़ने की बात हो रही है, बस बात हो रही है। और यूएस के जो एनवॉय है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने भी ये कहा कि इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक बातचीत चल रही है।
जब तक कोई ठोस नतीजा निकल कर नहीं आता। और ये भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि अगर लेबनान के साथ अगर ये युद्ध विराम होता है तो गाज़ा में युद्ध विराम होने के आसार कितने बढ़ जाते हैं, इस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये 3 तरफा युद्ध चल रहा है। यहाँ से एक मुसीबत अगर खत्म हुई तो ऐसा नहीं कि सब वहाँ शांत हो जाएगा, दूसरी तरफ तो चल ही रहा है। मगर इस वजह से तेल की कीमतों पर कल भारी गिरावट आई। इसमें मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, ऐसा लगता है ऊपर वाला आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता तेल के बारे में। थोड़ा सा अगर ऊपर जाए फिर से कोई खबर आ जाती तो वो नीचे चला जाता है। 75 के पार निकल गया था ब्रेंट पिछले हफ्ते और अब वापस 72 पे आ गया है। WTI जो है 70 के नीचे चला गया है। और बड़ी जो ट्रिगर है इस हफ्ते की तेल को लेकर वो ये है कि ओपेक की बैठक होने वाली है रविवार को, उस पर नजरें होंगी। और ब्लूमबर्ग ने जो सर्वे करा था उसमें कहा गया है कि जो जनवरी में से जो आउटपुट बढ़ने वाला था, उत्पादन बढ़ने वाला था, वो फिर से डिले हो जाएगा। पहले अक्टूबर में होने वाला था, फिर उन्होंने डिले करके दिसंबर किया। अब वो हो सकता है कि जनवरी में भी ना करें, ये कहना है सर्वे का। तो फेड मिनट्स आने वाले हैं, जैसे आपने कहा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और होम सेल्स का डेटा भी आना है आज। मगर नज़रें होंगी इजराइल में क्या हो रहा है, ट्रंप क्या कहते हैं, और जो है FOMC के मिनट्स क्या कहते हैं। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखने वाली होंगी। ध्यान में तो एक ही चीज़ रह रही है, फेंटानिल। यस, 50 टाइम ज़्यादा पोटेंट हीरोइन से। ये अमेरिकियों को सब बड़ा बड़ा ही चाहिए होता है क्या? ठीक है, लेकिन ये सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैं जिन पर नज़र रखिएगा। अभी डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल बढ़िया बताया। जब 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुला था ना, वैसे ध्यान रखिएगा 50 पॉइंट के आसपास इनिशियल दबाव के टिक्स थे। धीरे धीरे रिकवर करके इन ग्रीन इस समय आपको गिफ्ट निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। वीरू के पास चला जाए, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को, कितना दमखम है, डेटा क्या कहता है, ये जान लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल वही इंट्राडे हाई रहा, टफेस्ट जोन 150 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,322 और करीब करीब 419, 100 और 50 इस जोन को हम पार नहीं कर पाए। पर देखिए आशीष, क्या है ना, 2 सेशन में आप लगभग 700 पॉइंट चल गए थे। कल डे ट्रेड मिला लेकिन इतना बढ़िया नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब डिप आया बट हार्डली आई थिंक 24,100-120 तक अप्रोच का। देखिए दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, टफ लेवल्स स्क्रीन पे सामने सामने खड़े हैं आज। निफ्टी के लिए अगेन वो 2 एवरेजेस 50-100 जो कि प्लेस्ड है बिटवीन आई थिंक 24,300 और 400, और निफ्टी बैंक के लिए पूरा अक्टूबर नवंबर का सीरीज का स्विंग हाई जो कि परसिस्ट करता है 52,500 पे। दोनों इंडस्ट्रीज के लिए टफ जोन्स खड़े हैं सामने। अब हमें इन्हें पार करने के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़े तो अच्छी बात है। मैं शुरुआत करता हूँ FIs के स्टैट्स से। देखिए कैश के फिगर्स को आपने समझा दिया है, मैं उस पर दोबारा नहीं आऊँगा। 3390 करोड़ रुपए की FIs ने बाइंग करा इंडेक्स में। अब क्या बात हुई थी कल हमारी कि हमें ऊपर का थ्रस्ट तब मिलेगा जिस सीरीज में अच्छी खासी शॉर्ट लिए हुए FIs आखिरी वीक में अपनी शॉर्ट्स को कवर करेगा, और वो हुआ, एज पर द प्रोग्राम हुआ। करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, तो उनके इंडेक्स में अगर आप देखें शॉर्ट्स में परिवर्तन आया। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,073 करोड़ रुपए की बाइंग। और एक और चीज़ अच्छी है, कल के पुट राइटिंग के स्टैट्स में 2,58,000 पुट शॉर्ट भी है। यानी हमें पुट राइटर्स के लेवल पे अगर निफ्टी मिले, इंडेक्स मिले, तो हमें जरूर बाय करना चाहिए। मैं कैसे अप्रोच करूंगा, जरा प्लीज़ निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइए। देखिए निफ्टी में कॉल्स का कंसंट्रेशन, और माफ़ी चाहूँगा आज पिरामिड्स नहीं है, निफ्टी में कॉल्स का कंसंट्रेशन 24,400 और 500 के जोन में है। इन 2 स्ट्राइक्स पे कॉल्स का कंसंट्रेशन है, और इनफैक्ट 24,300 पे भी है। और नीचे पुट्स जो खड़ी हैं वो करीब करीब 24,200 पे, 100 पे और 24,000 पे। लेवल्स टू वॉच लेके आइएगा स्क्रीन पे। पहले आज बेस लेके आइएगा। बहुत अच्छा होगा कि निफ्टी अगर आप डिप में ग्रिप करें टिल द टाइम ये टफेस्ट जोन ना पार हो जाए। दाव खेलना है बेस पे, कलेक्ट करना है ट्रेड्स को बेस पे, और वो क्या है प्लीज लेके आइएगा। बेस 1 दैट्स 24,131 और 24,040, ये है 20 डेमा और उससे ऊपर के पहले पुट राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री। इसके आसपास 20-25 पॉइंट आसपास मिल जाए वो बेस्ट ट्रेड होगा निफ्टी को इस रेंज में बाय करने का। क्यों? क्योंकि जब हम बाय करेंगे, जब हम कलेक्ट करेंगे लॉन्ग्स, तो हमें इमिडिएटली जो रेजिस्टेंस का पॉइंट फेस करना पड़ेगा आशीष, वो है RS1। अगेन दैट RS1 इज डोमिनेटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय 2 एवरेजेस 100 और 50। इस जोन में आके अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। अगर नहीं क्रॉस हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, बट या तो आप ट्रेड को बेस पे पिक कीजिए, या फिर ये जो 50 डेमा लिखा हुआ है ना, करीब करीब 24,395-410, ये जोन बाइसेक्ट होता है
तो ये सीरीज की एक्सपायरी का वीक आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 24477, 513 और 560 दे सकता है। ऐसे अप्रोच कीजिएगा निफ्टी को। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर अबव 24,000 और 24,040, दैट 20-day exponential moving average zone। निफ्टी बैंक, थैंक्स टू HDFC बैंक, थैंक्स टू XBI, थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक, सब ने कलेक्टिव एफर्ट्स दिए। हालांकि HDFC बैंक का एफर्ट ज़्यादा था। हम पूरे दिन टंगे रहे ऊपर, सिंक नहीं हुए और करीब करीब मैं 52,254 की ट्रैजेक्टरी मान के आया था कि कल बेस्ट केस में मिल जाएगी, वहीं पर रहा। आखिरी रेजिस्टेंस लेवल यही था। 52,500 पे 18 लाख का कॉल राइटर खड़ा है और नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 52,000 की स्ट्राइक पे, जहां पे करीब 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अप्रोच सिंपली क्या है, लिखे आइएगा बेस 1। निफ्टी बैंक के ट्रेड को कलेक्ट करना है बेस 1 के आसपास, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और ये है करीब करीब 51,818 पर। आप कहेंगे कि डिप इतना नहीं आएगा, तो इवन जो हमने देखा ना 52,000 की पुट जहां बिकी हुई है, तो 52,050 बेस 1 ये पूरा का पूरा क्लस्टर बाय के लिए अच्छा जोन होगा। टफ क्या है? टफ है RS1, ये है कॉल राइटर्स का जोन। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये है आपकी अक्टूबर और नवंबर सीरीज का स्विंग हाई क्लस्टर। यहीं पर एक गैप भी परसिस्ट करता है। तो अपने रेजिस्टेंस की प्लेट लेकर आइएगा, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अपने ट्रेड्स को चेक कीजिए, RS1 के आसपास नहीं क्रॉस हो रहा है बुक, और अगर क्रॉस होता है 52573 तो स्विंग टुवर्ड्स 791, 921 और 53,081 ड्यू है। आशीष, बिल्कुल ठीक, ये है आज की निफ्टी बैंक की हमारी रणनीति। अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, सेक्टर्स, इन न्यूज़ जो रहेंगे उन पर बातचीत। हर्षदा तो रोज की तरह ही हैं, साथ साथ दिल्ली से लक्ष्मण भी जुड़ेंगे। दरअसल कल कैबिनेट के मीट का बड़ा इंटरेस्टिंग आउटकम, और कह लीजिए तमाम टेलीकॉम प्लेयर्स और उसमें भी खास तौर पे वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी रिलीफ मिलती हुई। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स हैं? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल एक बड़ी खबर है वो टेलीकॉम कंपनियों के लिए है कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई शाम में, उसमें फैसला ये लिया गया कि जिन टेलीकॉम कंपनियों के पास 2022 से पहले स्पेक्ट्रम दिया गया था, उन टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी देने की शर्त खत्म कर दी जाएगी। तो अब बैंक गारंटी देने की शर्त खत्म कर दी गई है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ये सूत्रों से मिली जानकारी है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वोडाफोन हो, रिलायंस जियो हो या फिर एयरटेल हो, उनको जो बैंक गारंटी देने का ऑब्लिगेशन था वो अब नहीं रहेगा 2022 से पहले वाले में। और ये इसलिए वोडाफोन को सबसे ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि वोडाफोन को 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी थी आने वाले महीनों में, और समय समय बैंक गारंटी देने में वोडाफोन अब तक डिफॉल्ट रहा है। और इनफैक्ट वोडाफोन की तरफ से ही आवेदन किया गया था टेलीकॉम मंत्रालय को कि इस शर्त को हटा लिया जाए। टेलीकॉम मंत्रालय ने इस वोडाफोन की रिक्वेस्ट को मान लिया था, क्योंकि 2022 के बाद जो स्पेक्ट्रम मिला था उसमें बैंक गारंटी देने की शर्त नहीं थी। तो जब बाद में नहीं हटा दिया गया तो उसी लॉजिक को मानते हुए पहले वाले में हटाने का फैसला लिया गया। और सरकार का मानना है कि इससे सरकार के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर और मजबूत होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, जिनको बैंक गारंटी देने का ऑब्लिगेशन था, अब वो ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। लीजिए भाई साहब, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिलीफ, और क्योंकि बैंक गारंटीज वोडाफोन आइडिया की 24,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, तो लार्जली रिलीफ तो उसके पास जा रहा है। पर हाँ, साथ में रडार पे कोई भारतीय एयरटेल भी, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपने जियो आर्म के चलते, और क्योंकि ये सारी कंपनीज फोकस में रहेंगी तो इनका एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया इंडस टावर, सब रखिए रडार पे। पूरा स्पेस इंटरेस्टिंग होगा शायद आज की ट्रेडिंग सेशन में। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब फ्रेशन अप होने जाओगे कि अब फिर सो जाओगे आप? नहीं, अब 8 बजे मुझे बताया गया प्रोड्यूसर साहब की तरफ से कि आदेश आया आशीष वर्मा जी का कि आपको जुड़ना है। तो मेरे नाम पे बिल फाड़ रहे हो, लेकिन चलिए लक्ष्मण से 8 बजे साक्षात दीदार कराएंगे आप लोगों के। हर्षदा के पास चला जाए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष। जोमैटो QIP लॉन्च हो चुका है। कल ही अपडेट दे रहे थे कि शेयर होल्डर से अप्रूवल आ गया और आज सुबह में वो डेवलपमेंट आपके सामने 8,500 करोड़ का QIP लॉन्च हो चुका है। ध्यान रखिएगा डिस्काउंट का ज़्यादा नहीं है, 2.5% के डिस्काउंट पर ही दरअसल इशू प्राइस तय किया गया है। 265 रुपीज़ 91 पैसे ये दरअसल प्राइस पर कंपनी QIP लॉन्च कर रही है। दूसरी ओर HUL रेडार पर रहेगा, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। जिस तरह की ग्लोबल पॉलिसी है उसी के मद्देनजर दरअसल कंपनी ने डिसाइड किया है कि भारत में भी आइसक्रीम बिजनेस को दरअसल डीमर्ज किया जाएगा। इवेंचुअली ये आइसक्रीम बिजनेस भारत में लिस्ट होता हुआ भी दिखाई देगा। कंपनी को लगता है कि इस पर्टिकुलर मेजर के बाद थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आप रेडार पर रखेंगे BHEL और हिताची एनर्जी। दरअसल नोटिफिकेशन मिल गया है दोनों एंटिटीज को। खावड़ा नागपुर HVDC प्रोजेक्ट जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए इनको करना है, तो यहाँ पर लगभग 6,000 मेगावाट के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशंस इस पूलिंग स्टेशन पर बनने हैं खावड़ा में और साथ ही साथ नागपुर में, और दोनों दरअसल BHEL और हिटाची एनर्जी को साथ में मिलकर बनाने हैं। तो वो आपके लिए रेडार पर स्टॉक रहेगा। कल दरअसल शाम को भारत का डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा आया, तो 5.3% तक की ग्रोथ देखने को मिली अक्टूबर के महीने में। वहीं पर कंपनी कह रही है इंडिगो का मार्केट शेयर हल्का सा बढ़ा है। सितंबर में 63% था, तो 63.3% पर आया ये। और इंडियन एयरलाइंस का जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा स्लाइड होता हुआ दिखाई दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो सारी अब एयरलाइंस अमेलगमेट हुई है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट अगले महीने से आता हुआ दिखाई देगा, तो वो आप रेडार पर रखिएगा। साथ ही साथ आप रेडार पर रखिए आज LT फूड्स को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कंपनी सऊदी अरेबिया के मार्केट में उतर रही है। रियाद में दरअसल इन्होंने एक नया ऑफिस इनॉग्रेट किया है। कंपनी का कहना है कि दरअसल ये जो अगले 5 साल है ये लगभग सऊदी अरेबियन रियाल का 185 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा और अगले 5 सालों में फिर 435 मिलियन रियाल्स की दरअसल यहाँ पर रेवेन्यू भी कंपनी कमाने की क्षमता रखती है, तो आप वो रेडार पर रखेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस को 1945 करोड़ का एक रिफंड हाथ लग रहा है, तो वो भी एक डेवलपमेंट है जिस पर आज स्टॉक पर नजरें रहेंगी। लक्ष्मण टेलीकॉम कंपनियों की बात कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही कैबिनेट में आई थिंक वो रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। 7,927 करोड़ के 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। कल स्टॉक्स तेजी में थे, आज भी इन पे नजरें होनी चाहिए। थोड़ा बहुत केपेक्स को तूल मिलने की ऐसी उम्मीदें जागने लगेंगी वापस बाजार की, अच्छी बात है। किसका नाम लिया था श्रद्धा ने? जोमैटो का QIP था, साथ साथ वो KEI इंडस्ट्रीज का भी QIP लॉन्च हो गया है। अभी अभी वो एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन्स पे। और टेलीकॉम में आदत में आया नहीं अब तक। एक और स्टॉक रखिएगा रेडार पे, भारती हेक्साकॉम। भाई सारे टेलीकॉम प्लेयर जब रेडार पे हैं तो वो भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रात में FOMC मिनट्स आएंगे, रिपीट नहीं कर रहा हूं, डिटेल्स अपफ्रंट मेंशन करी थी। एक्स डिविडेंड में जिलेट इंडिया और सन टीवी रेडार पर रख देता हूं। और आज एक्स ऑफ राइट्स इशुएंस UPL ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कैनफिन होम्स की बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए। और आज नतीजे आने सीमेंस के। असल में इसका Q4 नंबर है फाइनेंशियल ईयर का, इसीलिए इसको एक्सटेंशन मिलता है 60 दिन का, इसीलिए नंबर बाद में भी ला सकता है। सीमेंस के नंबर्स आ जाएंगे। जापान का कोर CPI आना है, तो US के हाउसिंग रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है आज। हालांकि हाउसिंग मार्केट पे इस समय बाजार फोकस कर नहीं रहा है, लेकिन बिल्डिंग परमिट्स, हाउस प्राइस इंडेक्स, न्यू होम सेल्स और साथ में रेड बुक, सारे नंबर्स आने हैं। आज 2 लॉन्चेस हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, BE6E और XEV 9E। बेसिकली 2 अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पहली बार इंग्लो प्लेटफॉर्म पे आने वाली हैं। दोनों इसके उस इंग्लो प्लेटफॉर्म के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। वो डिजाइन स्केचेस रिलीज हुई हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आज वो लॉन्च हो जाएंगी। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, एक शायद 15-20 की होगी और एक 50 लाख के ऊपर की होगी। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है, या कई लोग इसे नेशनल लॉ डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन
26 नवंबर 1949 हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा था। हाँ, वो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी से, तो आज वो हमने अडॉप्ट किया। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेशन, आज दिन भर पार्लियामेंट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आयोजन है। और जो महाराष्ट्र असेंबली का टर्म है, पिछली असेंबली का टर्म आज खत्म हो जाएगा, इसलिए एक्सपेक्टेड था कल नाम आ जाता, आज शायद शपथ ग्रहण हो जाता, अब तक नाम सामने आया नहीं है। खैर, आज की क्विकली कमोडिटी स्ट्रैटेजी रख देता हूं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे। रवि देवरा साहब ने मदद करी है कुंवर जी ग्रुप से। कॉपर दिसंबर वायदा बेचिए, 812 रुपए 40 पैसे का स्टॉप है। और नेचुरल गैस भी रवि जी का बेचने का मन है, दिसंबर वायदा बेच दीजिए 297.6 के एसएल के साथ। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।